ईथर्स एंड इपॉक्साइड्स यूनिट के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर स्पेशली हम लोग ईथर्स के बारे में देखेंगे। तो ईथर्स में जो आपको जानना है तो वो है एक इसकी सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। दूसरा है ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन और उसका क्लीवेज। तीसरा है ऑटो ऑक्सीडेशन। तो इन 30 चीजों पर हम लोग की एम्फेसिस रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंथेसिस का पार्ट। तो ईथर्स क्या है ये सबसे पहले जान लेने की जरूरत है। तो वो सभी कंपाउंड्स जहां पर COC लिंकेज होगी वो ईथर कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके सामने आया कि कौन ईथर है, तो उसका जवाब क्या है, CO सिंगल सिस्टम जो है वो ईथर का है। अभी आपने देखा था COH है तो वो अल्कोहल हो सकता है या फेनॉल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और सिग्मा बॉन्डिंग है तो उसको हम ईथर कहते हैं। तो ईथर प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है जैसा यहाँ आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर दिखाया है क्या, बेंट स्ट्रक्चर है और एंगल 111 डिग्रीज के आसपास है। स्लाइटली पोलर मॉलिक्यूल है और इसका डाइपोल मोमेंट 1.18 है। तो ईथर के सिस्टम में COC लिंक्ड सिस्टम है। नाम कैसे देते हैं, तो वैसे तो आपको इसकी जानकारी है कि किस तरह से नाम लिखा जाता है। इट इज नोन एज एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। अगर सिमेट्रिकल सिस्टम है, सपोज कर लीजिए CH3OCH3 का सिस्टम है, यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो एक जैसा है, तब कोई अंतर नहीं पड़ता है कि आप किसी भी एंड से शुरू कर सकते हैं, जैसे CH3OCH3 मिथॉक्सी मीथेन। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल सिस्टम है, उसको मिक्स्ड सिस्टम भी कहते हैं, तो मिक्स सिस्टम है या अनसिमेट्रिकल सिस्टम है, उस केस में हम जो स्मॉलर यूनिट होती है वो एल्कोक्सी के फॉर्म में आती है और जो बिगर यूनिट होती है वो पेरेंट कंपाउंड के फॉर्म में आती है। जैसे 2 एग्जांपल यहाँ दिए गए हैं, CH3O, CH2, CH3। देखें ये CH2 लग रहा है बट दिस इज CH3, CH3O, CH2, CH3। तो इसमें एक तरफ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मेथिल, और दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है एथिल। तो यहाँ पे कौन बड़ी यूनिट है, एथिल की, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया इथेन का, ये कहलाएगा मिथॉक्सी इथेन। इसी तरह से नीचे का यूनिट देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तरफ प्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन। तो एल्कोक्सी एल्केन नाम दिया जाता है। किस तरह से इसको सिंथेसाइज करेंगे, तो इसके पहले अल्कोहल्स जब आप देख रहे थे तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन जब आपने अल्कोहल के केस में देखी थी, वहां पर आपने ये पाया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और ईथर बन जा रहा है। तो एक ईथर अल्कोहल से भी मिल रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, और यहाँ पर जो आप रिएक्शन देखने जा रहे हैं यह रिएक्शन भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस के नाम से जानी जाती है। विलियमसन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम दिया था और उसके बाद इसके पैरेलल बहुत सारी रिएक्शंस देखी गई हैं। तो यहाँ पर करते क्या है, किस तरह की ये रिएक्शन है। So this is the reaction of alkoxide with alkyl halide. This is the reaction of alkoxide or phenoxide with alkyl halide, and this is an example of nucleophilic substitution and ether is formed. यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन लिखी गई है, देखें, सोडियम एल्कोक्साइड की और दूसरा है एल्किल हैलाइड। ये है सोडियम एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड। यहाँ पे देखिए R प्राइम है, तो ये R प्राइम का नेचर क्या हो सकता है, ये एल्किल ग्रुप हो सकता है और ये एरिल ग्रुप हो सकता है। इसी तरह से दूसरा क्या है, एल्किल हैलाइड। यहाँ पर जो R है इसका नेचर क्या हो सकता है, ये एल्किल है और प्रेफरेबली प्राइमरी एल्किल हैलाइड होना चाहिए। होने को तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कोई भी हो सकता है, लेकिन हम देखते ये हैं कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड के साथ ही बेस्ट रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। सेकेंडरी और टर्शरी की कुछ दिक्कतें सामने आती हैं जो आगे आप देखेंगे।
तो सबसे पहले 2-3 रिएक्शन जो कि विलियमसन सिंथेसिस को बता रही हैं, उनको आप देख लें। तो पहली रिएक्शन यहाँ पर जैसे दिखाई गई है कि टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का सिस्टम है, और है मेथिल आयोडाइड, यानी एल्किल हैलाइड कौन है? मेथिल, और दूसरी तरफ कौन सा है? एल्कोक्साइड कौन है? टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमें टर्शरी ब्यूटिल मेथिल ईथर मिल जाता है। एक बहुत सिंपल सा तरीका है नाम देने का, जिसमें जो एल्किल ग्रुप जुड़े रहते हैं हम उनका नाम देते हैं और उसके बाद ईथर बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ? टर्शरी ब्यूटिल मेथिल ईथर। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो सोडियम इथॉक्साइड, दूसरी तरफ क्या लिया है? बेंजिल ब्रोमाइड। कौन सा है? बेंजिल ब्रोमाइड। तो यहाँ क्या होगा? सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा और आपको जो ग्रुप मिलेगा वो क्या होगा? बेंजिल एथिल ईथर, बेंजिल एथिल ईथर, C6H5CH2O C2H5। अगला एग्जाम्पल देखें तो सोडियम फिनॉक्साइड ले लिया गया है और क्या लिया है? एथिल ब्रोमाइड। तो यहाँ पर देखिए एथिल ग्रुप यहाँ से आ जाएगा और ये सोडियम ब्रोमीन के साथ निकल जाएगा और आपको क्या मिल गया? एरिल एथिल ईथर या फेनिल एथिल ईथर। ठीक है, फेनिल एथिल ईथर मिल गया। अगला सवाल कि किस तरह की इसमें मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगी। तो देखा ये गया कि जनरली जो यहाँ रिएक्शन है इट इज SN2। कभी कभी ये आपके सामने आता है कि SN2 के साथ SN1 भी प्रोसीड कर जाती है अगर नेचर बदल रहा है, बट द बेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज SN2। यहाँ देखिए ये एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन का नेचर कैसा होगा? तो आंसर है न्यूक्लियोफिलिक। ये किस पर अटैक कर रहा है? एल्किल हैलाइड पे। और एल्किल हैलाइड का सिस्टम अगर आप देखिए तो कैसा सिस्टम है? पोलर। एल्किल कैसा सिस्टम है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। और हैलाइड कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच। तो जब ये एल्कोक्साइड आयन इस पर अटैक करता है, उसके साथ ही साथ हैलोजन हैलाइड के फॉर्म में निकल जाता है और यहाँ फॉर्मेशन किसका हो जा रहा है? ईथर का। ठीक है, तो बेस्ट रिएक्शन जो मैकेनिज्म है इट इज SN2। लेकिन ये देखा गया है कि यहाँ पर एक तो कुछ रिएक्शन कंपीट करती रहती साथ में, वो SN1 भी है, वो एलिमिनेशन रिएक्शन भी है कि SN2 के साथ एलिमिनेशन भी चलता। देखिए ये लिखा है कंपीटिंग रिएक्शंस कैन बी सप्रेस्ड बाय ए प्रॉपर चॉइस ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रिएक्शन कंडीशंस। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। क्या इसमें क्या कुछ कमियां हैं, कुछ इसके लिमिटेशंस हैं? तो आंसर है हाँ। तो क्या लिमिटेशंस है वो एक एक करके आपके सामने आ रहा है। पहला तो ये कि सिंपल एंड मिक्स्ड ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली बाय दिस मेथड। सिंपल, ध्यान रखें, सिंपल ईथर हम उन ईथर को कहते हैं जहां पर सिस्टम हमारा सिमेट्रिकल सिस्टम हो, और जब एल्किल ग्रुप अलग अलग होते हैं तो उनके लिए हम टर्म मिक्स्ड ईथर यूज करते हैं। तो एक तो ये, दूसरा देखें aryl and vinyl halides cannot be used because of low reactivity towards nucleophilic substitution। अगर आपको ध्यान हो तो आपने हैलाइड्स की रिएक्टिविटी पढ़ रखी है और वहां पे आपने पढ़ रखा है कि एरिल सिस्टम हो चाहे विनाइल सिस्टम हो, इनके हैलाइड्स की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। कहने का क्या मतलब कि यहाँ से हैलोजन को हैलाइड के फॉर्म में निकालना मुश्किल होता है। अभी ऊपर आप रिएक्शन देख कर आ रहे हैं, जैसे ये सिस्टम है तो यहाँ से हैलोजन नहीं निकल पाएगा, है ना? क्यों नहीं निकल पाता है? क्योंकि अरिल को अगर आप देखें तो सिस्टम क्या है? C6H5 X का है। इसी तरह विनाइल का देखें सिस्टम CH2 डबल बॉन्ड CHX का है। तो यहाँ होता क्या है कि कार्बन और हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक इसी तरह से विनाइल सिस्टम में भी हो जाता है, तो हैलोजन का निकलना मुश्किल होता है और इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो हमें अगर इसकी करस्पॉन्डिंग बनाना है तो हम इसका हैलाइड नहीं ले सकते हैं, इसको हम एल्कोक्साइड के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हैलाइड की रिएक्टिविटी है उसके ट्रेंड को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, secondary and tertiary halides are very prone to elimination and should be avoided। देखिए यहाँ पर आप देख चुके हैं कि किस तरह से प्राइमरी हैलाइड्स को प्रेफर किया गया है और यहाँ पे रीजन बताया जा रहा है कि हम सेकेंडरी और टर्शरी क्यों नहीं यूज करें। तो क्यों नहीं यूज करेंगे? सेकेंडरी और टर्शरी के केस में एलिमिनेशन रिएक्शन
compete करने लगती है तो उसको अवॉइड करने के लिए हम प्राइमरी हैलाइड्स यूज करेंगे। अब एक एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, जैसे कि हमें जो ईथर तैयार करना है वो है टर्शरी ब्यूटिल और इस एग्जांपल से आपके सामने ये बात आ गई कि जो दो एल्किल ग्रुप जुड़े रहते हैं उसमें से एक हैलाइड के फॉर्म में हम लेते हैं और एक एल्कोक्साइड के फॉर्म में लेते हैं। अब जैसे इस सिस्टम में देखें तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो ये कर सकते हैं कि इसका आप हैलाइड लीजिए जैसा कि आपने यहाँ किया है, और दूसरा क्या कर सकते हैं कि इसी का एल्कोक्साइड लीजिए जैसा कि यहाँ आपने किया। दो ही कर सकते हैं ना, इसका हैलाइड लीजिए या इसका एल्कोक्साइड लीजिए। इसी तरह से दूसरा क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसका हैलाइड लीजिए जैसा यहाँ दिखाया गया है या इसका एल्कोक्साइड लीजिए। तो अगर हम एथिल ग्रुप को देखें तो अगर हम एथिल हैलाइड ले रहे हैं और टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लेते हैं तो हम देखते हैं कि आसानी से रिएक्शन हो जा रही है। लेकिन हम इसी को रिवर्स कर दें, हम एल्किल यानी एथिल आयोडाइड एथिल ऑक्साइड ले लें या इथॉक्साइड आयन ले लें और टर्शरी ब्यूटिल हैलाइड ले लें, तब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट हमको ईथर नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ पर जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट है। देखिए 2 मेथिल प्रोपेन 2 मिथिल प्रोपीन मिलता है और साथ ही साथ अल्कोहल मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट कर जाती है, एलिमिनेशन डोमिनेट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। तो ये स्ट्रक्चर देखने के बाद ये तय करना होगा कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हम चाहते हैं वो मिले, ऐसा ना हो कि वो हमें अल्कोहल दे दे और एल्कीन मिल जाए। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो टर्शरी सिस्टम में इसके ऊपर यहाँ पर आपके सामने आया है कि सेकेंडरी और टर्शरी में एलिमिनेशन होने लगता है, तो हम टर्शरी और सेकेंडरी को कभी भी हैलाइड के फॉर्म में नहीं लेंगे, इसको किस फॉर्म में लेंगे, एल्कोक्साइड के फॉर्म में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख करके हमें जो रिएक्टेंट्स हैं उनके बारे में डिसाइड करना होगा। कई बार एक तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि टर्शरी ब्यूटिल एथिल ईथर के लिए कौन से हैलाइड यूज करेंगे, तो आपको लगेगा कुछ भी लिख दिया जाए, हम चाहे टर्शरी ब्यूटिल हैलाइड यूज कर लें और एथिल हैलाइड यूज कर लें। आंसर है नहीं, अगर आप टर्शरी ब्यूटिल हैलाइड यूज करेंगे देन यू विल गेट द एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। ठीक, तो टर्शरी और सेकेंडरी हैलाइड जनरली अवॉइड किया जाता है बिकॉज ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इस लिमिटेशन को आप ध्यान रखते हुए विलियमसन सिंथेसिस, अदरवाइज देखें तो मैकेनिज्म इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट हमारे सामने आया कि अगर ये यहाँ पर भी वही दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से टर्शरी सोडियम बुटॉक्साइड ले लिया गया, ठीक है, और यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं, हैलोजन है, हैलाइड है, एक तरफ मेथिल ब्रोमाइड है और दूसरी तरफ आपका एथिल ब्रोमाइड है। जब हम मेथिल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब तो हमें आसानी से ईथर मिल जाता है, लेकिन जब हम वही रिएक्शन एथिल ब्रोमाइड के साथ कराते हैं, एथिल ब्रोमाइड के साथ कराते हैं, तो हम देखते हैं कि हमको आसानी से ईथर ना मिल करके बल्कि मिल क्या रहा है, उस केस में हमें एल्कीन भी मिल जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ऑलवेज गिव्स eliminated product with primary, secondary and tertiary alkyl halide except methyl halide as it has no beta carbon। तो इस एग्जाम्पल का भी आप ध्यान रखेंगे कि बीटा कार्बन जहां पर होगा वहां पर आपको एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिलने की भी संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो ये रिएक्शन थी आपकी विलियमसन सिंथेसिस। इस सिंथेसिस के बारे में पूछते हैं तो इसकी लिमिटेशंस को भी आपको ध्यान रख करके बताना होगा। इसके किस तरह का इसका नेचर है, किस तरह के रिएक्शंस देता है, तो रिएक्शन में तो सभी रिएक्शन की बात यहाँ नहीं की गई है, सिर्फ 2 रिएक्शन लिए गए हैं, लेकिन इसका नेचर कैसा है, तो नेचर की बात जब हम करते हैं, सो इट इज वेरी गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विच इज न्यूट्रल इन नेचर। सॉल्वेंट वही होना चाहिए जिसका नेचर कैसा हो, न्यूट्रल हो। तो वेरी गुड सॉल्वेंट विद न्यूट्रल नेचर। हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिस्टम में नहीं प्रेजेंट है, लो बॉइलिंग पॉइंट का कंपाउंड है, लो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट है, और ये देखें यहाँ पर बॉन्ड एंगल दिया हुआ है और ये आ रही है आपके सामने बॉन्ड लेंथ। ठीक,
It is lighter than water and slightly soluble in water because of this hydrogen bonding. Because of this hydrogen bonding, which is weak intermolecular hydrogen bonding present in the system. तो ईथर को एक अच्छे सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है। अब आप देखें कि यहाँ पर ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अमोनियम टर्म, ऑक्सोनियम तो आपके सामने हो सकता है पहली बार आ रहा हो, लेकिन अमोनियम आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे NH3 है तो आप कहते हैं अमोनिया, और जैसे ही ये NH3 NH4 में बदल गया वैसे ही आप क्या कहते हैं, अमोनियम, ओनियम सॉल्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखें तो ये है ऑक्सीजन का सिस्टम है ना। अब यहाँ पर जैसे ही आप आए तो अब आप क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो अब ये हो जाएगा ऑक्सोनियम, ऑक्सोनियम सॉल्ट है। अब यहाँ पर देखें तो ये है आपका ईथर, और ईथर एसिड के साथ जब रिएक्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन है, ईथर्स आर बेसिक इन नेचर, सो इट रिएक्ट्स विद एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, और एसिड के साथ ये मिनरल एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ लुईस एसिड के भी साथ रिएक्ट करता है। तो वहां पर आपको कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो ये जो आपको ऑक्सोनियम सॉल्ट मिल रहा है, देखें यहाँ पे, तो अगर R1 R प्राइम O ये है आपका ईथर, इस पर आकर के हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, एंड हैलोजन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सिस्टम, सो इट इज ऑक्सोनियम सॉल्ट। ठीक है, ऑक्सोनियम, अगर हैलोजन क्लोराइड होगा तो ऑक्सोनियम क्लोराइड, ऑक्सोनियम ब्रोमाइड, अगर ये HX की जगह सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते तो हो जाएगा ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट का सिस्टम। तो ये कहलाता है ऑक्सोनियम सॉल्ट। कैसे बन गया, एसिड के साथ बन रहा है, प्रोटिक एसिड के भी साथ बन रहा है, और लुईस एसिड के भी साथ बन रहा है। लुईस एसिड का एग्जांपल देखें तो यहाँ पर क्या है, ये है ईथर, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, और जब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ हो रहा है तो बोरॉन कैसा है, सेक्सटेट के साथ है, और ऑक्सीजन कैसा है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ है। तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ ये ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, और ये जो सिस्टम बन रहा है ये हो गया ऑक्सोनियम सॉल्ट का। और ये जो ऑक्सोनियम सॉल्ट बन रहा है, इट इज कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। और अगर ये फर्दर आपके एल्किल हैलाइड के साथ जुड़ रहा है, जैसे यहाँ दिखाया गया है, ये देखिए R''F एल्किल फ्लोराइड का सिस्टम है, तब हम देखते हैं कि यहाँ पर ट्राई एल्किल ऑक्सोनियम फ्लोरोबोरेट बन जाता है। ये जो लिखा है ट्राई एल्किल ऑक्सोनियम फ्लोरोबोरेट, शायद आपको यहाँ साफ ना दिख रहा हो, यही नीचे लिखा हुआ है ट्राई एल्किल ऑक्सोनियम फ्लोरोबोरेट। फ्लोरोबोरेट का क्या स्ट्रक्चर है, ये R है, ये R प्राइम है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके अगला जो एल्किल ग्रुप फ्लोरीन के साथ आ रहा है वो यहाँ आ जा रहा है, और एक एल्किल ग्रुप तो यहाँ आ रहा है और फ्लोरीन बाहर आपके साथ बोरॉन टेट्राफ्लोराइड बना रहा है, तो फ्लोरोबोरेट सॉल्ट बन जाता है। और ये जो ट्राई एल्किल ऑक्सोनियम फ्लोरोबोरेट यहाँ मेंशन किया गया, ये देखिए यहाँ है, इज अ पावरफुल एल्काइलेटिंग रिएजेंट फॉर फिनॉल्स, एसिड्स एंड थायोईथर्स। तो एल्काइलेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सोनियम सॉल्ट देखें तो यहाँ पर प्रोटिक एसिड के साथ बना, यहाँ पर देखें दूसरा सिस्टम क्या है, लुईस एसिड के साथ बन रहा है। फिर एक एग्जांपल रिप्रेजेंटेटिव दिया गया, देखिए डाईमेथिल ईथर, इसको क्या कहेंगे, डाईमेथिल ईथर, या कहेंगे मिथॉक्सी मीथेन। डाईमेथिल क्यों कहेंगे, क्योंकि दो मेथिल ग्रुप जुड़े हुए। चलिए अब देखिए ये है गया HCl, तो H कहाँ जाएगा, H जाएगा किस पर, ऑक्सीजन पे, और है ये जो हैलोजन है ये सॉल्ट फॉर्म आ रहा है, तो ये हो गया डाईमेथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड, डाईमेथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड, तो ये आपका सॉल्ट बन गया। एक दूसरा सिस्टम देखिए डाईइथिल ईथर का या इथॉक्सी इथेन का, यहां पर ले लिया क्या गया है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया तो सबसे पहला स्टेज क्या हो गया, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन किस पर हो रहा है, ऑक्सीजन पे, तो ये हो गया डाईमेथिल ऑक्सोनियम, और यहाँ बाहर क्या आ रहा है, हाइड्रोजन सल्फेट, डाईमेथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट। तो अब इसको दूसरी तरह से कहते हैं, दिस इज द प्रोटोनेशन।
of oxonium salt, or this is the formation of a coordinate system with Lewis acids. So this is oxonium salt. Oxygen having positive charge is oxonium. ठीक है, तो ये है आपका ऑक्सोनियम सॉल्ट। आगे आप देखेंगे कि ये जो ऑक्सोनियम सॉल्ट है ये आसानी से ब्रेक भी कर जा रहा है, आसानी से ब्रेक भी कर जाता है। ये देखिए, ये है आपका ऑक्सोनियम सॉल्ट। इसका नेचर कैसा हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। जब तक ये ईथर था तब तक इसका नेचर कैसा था? न्यूक्लियोफिलिक। ये न्यूक्लियोफिलिक है, और जैसे ही ये ऑक्सोनियम हुआ तो न्यूक्लियोफाइल का कन्वर्जन हो गया इलेक्ट्रोफाइल में। अब फर्दर जब कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, देखिए जैसे यहां पर दिखाया गया, ये हैलोजन आ रहा है तो वो इस एल्किल ग्रुप को लेकर के निकल जा रहा है और बन क्या रहा है? एल्किल हैलाइड और एल्कोहल। एल्किल हैलाइड और एल्कोहल। द मोस्ट रिएक्टिव इफेक्टिव रिएजेंट इज HI। HI आयोडीन पावरफुल, आयोडाइड एंड पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है, इस वजह से ये आसानी से एल्किल हैलाइड बना लेता है और ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, ये बॉन्ड ब्रेक कर सकता है। इफ अनसिमेट्रिकल ईथर, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर, इन इफ की जगह इन कर दिया जाए, इन अनसिमेट्रिकल ईथर एंड वन ऑफ द एल्किल इज in unsymmetrical ether, if one of the alkyl is tertiary, reaction may SN1 and tertiary halide will be formed। यहां जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो क्या बता रहा है? वो तो दिखा रहा है कि दिस इज SN2। ये कौन सा रिएक्शन का मोड हो गया? SN2। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल सिस्टम है, इन अनसिमेट्रिकल सिस्टम, if one of the alkyl group is tertiary, reaction may proceed by SN1 and tertiary halide will be formed. Tertiary halide will be formed. If excess of acid is used, the alcohol which is formed as a resultant again undergoes a reaction with acid and alkyl halide will be formed. And this is the dehydration. You can say this is the dehydration, removal of water molecule. कई जगह आप देखेंगे तो इसको ओवर सिंप्लीफिकेशन के लिए इस तरह भी दिखा दिया, ROR, फिर यहां दिखा दिया है कि ये सिस्टम है HX, फिर यहां दिखा दिया है HX। This is the process that in presence of excess of acid, there is formation of 2 molecule of RX plus water molecule। इस तरह से भी कई जगह आपको देखने को मिलता है कि एल्किल हैलाइड बन रहा है और वाटर मॉलिक्यूल निकल जा रहा है। सो दिस इज द क्लीवेज प्रोसेस। क्लीवेज प्रोसेस में द रिएक्शन, द मोड ऑफ मैकेनिज्म, you have to explain the mode of mechanism. It is SN2, and generally cleavage take place in presence of HI. In the first stage, alcohol is formed, and if there is excess of acid, then water molecule is removed with the formation of alkyl halide। क्या रिएजेंट्स हम यूज कर सकते हैं? तो अभी आपने देखा कि आप HI यूज कर सकते हैं, BF3 यूज कर सकते हैं, इसी तरह से एसिल हैलाइड और जिंक क्लोराइड यूज कर सकते हैं, फॉस्फोरिल क्लोराइड और DMF यूज कर सकते हैं, आयोडीन और सोडियम बोरोहाइड्राइड, दिस इज बोरॉन, सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब एक एग्जांपल आपके सामने और आ रहा है, देखें, ये है फेनिल मेथिल ईथर का। फेनिल मेथिल ईथर के केस में ये देखा गया, जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो हमेशा फेनॉल मिलता है। जो प्रोडक्ट मिलता है वो फेनॉल मिलता है, कभी भी हमको आयोडो प्रोडक्ट नहीं मिलता है। तो एक तो आपको कारण समझ में वैसे आ रहा है कि हम एरिल हैलाइड तो यूज नहीं करते हैं, हम एरिल हैलाइड तो यूज कर नहीं सकते, हम यूज क्या करेंगे? इसका एल्कोक्साइड ही यूज करेंगे हम। तो अगर इसका एल्कोक्साइड यूज करेंगे तो वो क्या होगा? फिनॉक्साइड ही तो होगा। तो एक तो ये चीज जो पहले आपकी जानकारी है उससे भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा देखें यहाँ पे, तो जब हम कर रहे हैं तो फिनॉल मिल रहा है और एल्किल आयोडाइड मिल रहा है,
और यहाँ पर ये जो रिएक्शन का मैकेनिज्म जो प्रपोज्ड है, इसको SN1 SN2 की कैटेगरी में ना रखा जाए और इसको इस तरह से देखें कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, फिनॉक्साइड आयन स्टेबल सिस्टम है और ये HI के साथ आयोडीन के साथ रिएक्ट करके आपको एल्किल आयोडाइड दे रहा है। एरिल आयोडाइड कैन नॉट बी द प्रोडक्ट, ठीक है। और मैकेनिज्म जो है ये SN1 SN2 कैटेगरी में ना रख करके हम यहाँ पर ये कि यहाँ से ये एल्कोक्साइड बना रहा है और ये स्टेबल सिस्टम है और ये एल्कोक्साइड फिर आपके फिनॉल में चेंज कर रहा है और उसके साथ साथ मेथिल आयोडाइड। तो ये है क्लीवेज की रिएक्शन। तो किस तरह ऑक्सोनियम सॉल्ट बनता है और किस तरह से ब्रेक करता है। आगे हम लोग आए ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर एक स्पेशल ऑक्सीडेशन है, दिस इज नोन एज ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑटो ऑक्सीडेशन, ऑटो माने अपने आप हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो अपने आप हो रही है। तो देखा ये गया कि ईथर्स के केस में अगर हम उसको छोड़ दें तो एरियल ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करके रूम टेम्परेचर पे सनलाइट के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ऑक्सीडेशन जब हो रहा है तो पर ऑक्सी लिंकेज का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखें तो यही दिखाया गया है कि ये सिस्टम है आपका ईथर का, एयर, और ये लिखा है एच न्यू का मतलब क्या, लाइट। लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है और यहाँ पर ऑक्सी जो कंपाउंड मिलता है, दिस पर ऑक्सी सिस्टम इज वेरी पॉइजनस एज वेल एज एक्सप्लोसिव। तो इन दोनों से हमको बचना होता है, हम ऑटो ऑक्सीडेशन तो नहीं चाहते हैं। तो अब अगला सवाल उठा कि हम ऑटो ऑक्सीडेशन को कैसे रोकें, क्या करें। तो पहला क्या करते हैं कि सनलाइट से बचाने के लिए कि ईथर को हमेशा डार्क बॉटल में स्टोर किया जाता है। तो लैब में जब आप जाते हैं तो कभी आपको लगता है कि कोई तो सॉल्वेंट या केमिकल ट्रांसपेरेंट बॉटल में है, कोई डार्क कलर की बॉटल में है, तो ऐसा क्यों करते हैं, क्यों रखते हैं। तो सच्चाई ये है कि उसके पीछे भी बहुत रीजन रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी सॉल्वेंट को आप ट्रांसपेरेंट में रख सकते हैं या सभी को डार्क बॉटल में रखने की कोई अर्जेंसी है। तो डार्क बॉटल में इसीलिए रखते हैं जिससे कि सनलाइट का डायरेक्ट इफेक्ट इसको ना हो। अधिकतर देखते हैं सॉल्वेंट्स में लिखा रहता है कि कीप इट इन लो टेम्परेचर और इन कूल प्लेसेस एंड इन डार्क। तो इसको तो उसी कैटेगरी में आपका ईथर आ रहा है। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत लो है, तो इनको डार्क बॉटल में रख लेते हैं। और इसके साथ ही साथ इसमें आप देखें तो क्यूप्रस ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड रखते हैं, या कॉपर सल्फेट डालते हैं, या फेरस सल्फेट की एक पतली सी लेयर रहती है। अब कॉपर सल्फेट है या फेरस सल्फेट है या यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड ले रहे हैं, तो करता क्या है कि क्यूप्रस ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि क्यूप्रस ऑक्साइड नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो इस तरह से ये फर्दर रिएक्शन को या क्लीवेज को, ऑक्सीडेशन को रोकता है। दूसरा देखें तो कॉपर सल्फेट जो है वो पर ऑक्साइड जो बन रहा है, कॉपर सल्फेट चाहे फेरस सल्फेट, देखिए दोनों में हमने नीचे एरो लगाया है, कॉपर सल्फेट हो चाहे फेरस सल्फेट हो, ये दोनों जो पर ऑक्साइड बनता है उसको फिर से ईथर में बदल देते हैं। इस वजह से हम कॉपर सल्फेट यूज कर सकते हैं, फेरस सल्फेट यूज कर सकते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, जिससे कि पर ऑक्साइड जो बन रहा है अगर बन जाता है तो वो फिर से ईथर में बदल जाए। अब यहाँ देखें तो यही दिखाया गया है कि ये परऑक्सी लिंकेज का फॉर्मेशन है और ये सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट के प्रेजेंस में यहाँ से ऑक्सीजन निकल जा रहा है, ये ऑक्सीजन निकल जा रहा है और फिर से ईथर में बदल जाता है। तो ऑटो ऑक्सीडेशन में परऑक्सी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है ना? तो हाइड्रो परऑक्साइड जो बन जा रहा है ये है आपका ऑटो ऑक्सीडेशन। और इसको बचाएंगे कैसे, डार्क कलर की बोतल में रखेंगे। दूसरा क्या करेंगे, इसमें कॉपर सल्फेट की एक फिल्म या फेरस सल्फेट की एक पतली सी लेयर या क्यूप्रस ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। यहाँ देखें कि अब अगला सवाल उठा कि नहीं ये जो है ईथर परऑक्साइड बन ही रहा है, ऐसा तो नहीं है कि ईथर परऑक्साइड नहीं करता। तो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट ऑन ऑक्सीडेशन दिस हाइड्रोजन परऑक्साइड इज फॉर्म्ड और द परऑक्सी लिंकेज इज फॉर्म्ड। तो उसके लिए एक दो यहाँ पर टेस्ट दिए हुए हैं कि जो ईथर परऑक्साइड है जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ
डालते हैं या ट्रीट करते हैं तो हम देखते क्या है कि यहाँ से ये ईथर निकलेगा और ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड स्टार्च और पोटेशियम आयोडाइड के साथ ब्लू कलर देता है और इससे ये पता चल जाता है कि ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो आ रहा है वो वास्तव में ईथर के परऑक्साइड फॉर्मेशन की वजह से। ठीक इसी तरह से फेरस सल्फेट के साथ जब हम करते हैं तो फेरस सल्फेट भी ईथर को अलग कर देता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड अलग करता है और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड इस फेरस आयन को फेरिक आयन में बदल देता है और ये फेरिक आयन पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ रेड कलर दे देता है। देखिए यहाँ पे फेरस फेरिक में बदल रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रेजेंस में और ये फेरिक आयन का क्या करते हैं, पोटेशियम साइनाइड के साथ जब ट्रीट करते हैं तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड का आपको यहाँ पे फेरोसाइनाइड जो बन रहा है उसका रेड कलर जो आता है वो उससे हम पहचान लेते हैं कि किस तरह से आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड सिस्टम में बन रहा है। तो ये ऑटो ऑक्सीडेशन, ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन और विलियमसन सिंथेसिस तीन देखने थे आपको सिस्टम यहाँ पर ईथर में। तो इसको आप ध्यान रखेंगे और इसके साथ ही यहाँ पर इसको खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।